हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए थे, जैसे कि हमने 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे जो कि हमको आगे के जो एडवांस्ड कंसेप्ट है उनको समझने में मदद करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को देखेंगे, साथ ही में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्ट आता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्ट आता है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा जिससे कि बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर फील ना हो। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। 4 सेक्टर्स में क्या क्या आएगा? पहले है प्राइवेट सेक्टर, सेकंड वन इज़ गवर्नमेंट सेक्टर, थर्ड वन इज़ हाउस होल्ड सेक्टर एंड फोर्थ वन इज़ एक्सटर्नल सेक्टर। एक फिफ्थ सेक्टर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो अब एक एक सेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा? प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़ या फिर प्राइवेट फर्म्स जो है वो सारे प्राइवेट सेक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या आएंगे? जो पब्लिक कंपनीज़ है, जो गवर्नमेंट की बनाई हुई कंपनीज़ है, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज़, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वो सारा कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा। पुलिस गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सेक्टर में आएगा। तो जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज़ है, वो सारा गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएगा। थर्ड वन इज़ हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे कॉमन लोग। जो कॉमन लोग हैं, कॉमन मैन है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एक ही किचन से खाना पकाकर खा रहे हैं, वो सारे हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं जॉब कर रहा हूँ, किसी जगह पे जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अकेला रहता हूँ। अकेला मैं एक रूम में रहता हूँ। उस रूम में मैं अपना खाना वगैरह बनाता हूँ और अपना जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है मैं उस शहर में कर रहा हूँ। तो मैं एक हाउस होल्ड हो गया। अब जो फैमिलीज़ हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे होंगे तो आप एक हाउस होल्ड बन गए। ठीक है, हाउस होल्ड में 3 लोग, एक लोग भी हो सकता है, 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जो एक कॉमन किचन से खाना खा रहे हैं, वो हाउस होल्ड का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स जो है वो हाउस होल्ड का पार्ट बन गए। उसके बाद है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या आएगा? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ क्या आएगा? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो भी हम बाहर के देशों से ट्रेड कर रहे हैं वो सारा एक्सटर्नल सेक्टर में आ जाएगा। एंड फिफ्थ वन इज़ फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसीज, ये फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट बनेगा। जो क्या करेंगे? सरप्लस फंड वाले एरिया को डेफिसिट फंड वाले एरिया से कनेक्ट करेंगे। मतलब जहाँ पे फंड्स की कमी है वहाँ पे सरप्लस फंड वाले सेक्टर से फंड निकाल के डेफिसिट फंड्स वाले सेक्टर में फंड्स को डालेंगे। फॉर एग्जांपल लोन्स देने का काम करेंगे। तो लोन जो है, बैंक्स आपको पता है लोन देती है, तो ये लोन देने का काम कौन करेगा? फाइनेंशियल सेक्टर करेगा। अब सपोज़ करो कि एक प्राइवेट कंपनी है, से रिलायंस। अब जो रिलायंस है वो तो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट बनेगी, लेकिन रिलायंस को किसी इंडिविजुअल ने सेटअप किया है। रिलायंस का मालिक कौन है? रिलायंस का मालिक है मुकेश अंबानी। तो जो मुकेश अंबानी है ना, ये मुकेश अंबानी हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट बनेगा। ठीक है, और मुकेश अंबानी के द्वारा सेटअप की गई जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट बनेगी। तो इंडिविजुअल मुकेश अंबानी हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट बन गया, लेकिन उसके द्वारा सेटअप की गई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट बन गई। तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में छोटा सा डिफरेंस है, ये आप ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ज़्यादा
हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। जो प्राइवेट सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से ही निकल के आ रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर ही प्राइवेट सेक्टर को बना रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? सपोज करो कि एक कंपनी है, से रिलायंस इंडस्ट्री है। ओके, अब रिलायंस इंडस्ट्री को कुछ प्रोडक्शन करना है। अब प्रोडक्शन करना है तो क्या लगेगा? इनपुट लगेगा। इनपुट क्या किस टर्म्स में लग सकता है? रॉ मटेरियल के टर्म्स में लग सकता है, ह्यूमन रिसोर्स के टर्म्स में लग सकता है, डिफरेंट रिसोर्सेज के टर्म्स में। अगर रिलायंस इंडस्ट्री को कुछ प्रोडक्शन करना है तो रिसोर्सेस लगेंगे, इनपुट लगेगा, तभी कुछ आउटपुट आएगा। आउटपुट किस फॉर्म में आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में आएगा। तो ये जो इनपुट है वो हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में इनपुट हो सकता है कि वो कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है वो लैंड के फॉर्म में लैंड मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में और हो सकता है कि वो लेबर के फॉर्म में हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, लैंड एंड लेबर, ये चार मिला के क्या बन जाता है? ये चार मिला के बन जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ठीक है, कोई व्यक्ति, कोई हाउस होल्ड क्या कर रहा है? रिस्क लेके कोई एक कंपनी सेटअप कर रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए क्या हो गया? एक इनपुट हो गया। अब वही बंदा क्या करेगा? अगर उसको कंपनी बनानी है तो वो कहीं से कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल किस फॉर्म में हो सकता है? कैपिटल मनी के फॉर्म में हो सकता है कि वो पैसा डालेगा, वो मशीनरीज लेके आएगा, वो टूल्स लेकर के आएगा, है ना। तो ये सारा क्या हो गया? कैपिटल हो गया। थर्ड वन वो क्या लाएगा? अगर उसे कंपनी बनानी है तो उसे लैंड भी तो चाहिए, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज तो चाहिए। वो कंपनी कहाँ सेटअप करेगा? लैंड पे। हो सकता है कि कंपनी में वाटर रिसोर्स की ज़रूरत हो तो वाटर भी आ जाएगा। हो सकता है कि उस कंपनी में फॉरेस्ट रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो ये सारा कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा लैंड या फिर नेचुरल रिसोर्सेज वाले इनपुट में। थर्ड वन कंपनी में, फोर्थ वन क्या हो गया? कंपनी में काम करने के लिए उस व्यक्ति को लोगों की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो लोग कहाँ आएंगे? लेबर इनपुट में। तो ये चारों मिला के क्या बन गए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब ये चारों चीज़ें मिल के इनपुट बनेगा और किसी कंपनी से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे और फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बिकेंगे, बेचे जाएंगे, उससे कुछ रिटर्न आएगा। तो इन इनपुट्स को, इन इनपुट्स के बदले भी तो कंपनी को कुछ रिटर्न इनको देना पड़ेगा। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, कैपिटल को कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, लैंड को कुछ रिटर्न देना पड़ेगा और लेबर को कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। तो वो रिटर्न क्या होते हैं वो भी देखते हैं। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे क्या है? एक एंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड की गई है, कैपिटल उसको मिल गया है, नेचुरल रिसोर्सेज भी उसको दिया है और लेबर भी। इसके बदले में जो इसका रिटर्न है वो यहाँ पे लिखा है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। कोई एंटरप्रेन्योर कंपनी क्यों बनाएगा? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। उसने जो कैपिटल लाया उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। उसने जो नेचुरल रिसोर्सेस लाया उसके बदले में उसको रेंट मिलेगा। और जो लेबर प्रोवाइड किए गए उन लेबर्स को वेजेस मिलेंगे। ठीक है, इन सब को मिला के फिर अपने पास जो है आउटपुट आएगा गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है ये भी दो टाइप की होंगी। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, एक होता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो क्या होता है? वो इस ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंजम्पशन हो जाएगा, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाए, जिनका जो स्टार्टिंग का फॉर्म है, स्टार्ट में तो वो अलग फॉर्म में रहेंगे, लेकिन जब गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली बन के तैयार हो जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि इंटरमीडिएट गुड्स इसमें कहाँ यूज़ हुआ है, क्योंकि वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल रोल्ड स्टील, तो रोल्ड स्टील जो है ये क्या है? एक गुड्स है। स्टील कंपनी क्या बना रही है? रोल्ड स्टील बना रही है। लेकिन रोल्ड स्टील को हम फाइनली कंज्यूम नहीं कर रहे। रोल्ड स्टील जाके
ऑटोमोबाइल कंपनीज में यूज़ हो रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनीज क्या कर रही है, रोल्ड स्टील को लेके कार्स और बाइक बना रही है। तो कार एंड बाइक जो हो गया वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। और उस कार और बाइक को बनाने के लिए जो रोल्ड स्टील लगा है वो अपना इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। और एक दूसरी टाइप का गुड्स होता है जो होता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में भी दो टाइप, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या है, जो फाइनली कंज्यूम हो रहा है, इनका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं हो रहा है, ये फाइनल कंज्यूमर के पास में जाके कंज्यूम हो रहा है। अब इसमें भी तीन टाइप है, एक है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा है नॉन ड्यूरेबल एंड थर्ड वन इज सर्विसेज। सर्विसेज तो आपको पता ही है, जैसे कि एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा कुछ हो गया सर्विसेज में। ड्यूरेबल गुड्स क्या है, जिनका लाइफ स्पैन 3 साल से ज़्यादा हो, जैसे कि टीवी, कार, फ्रिज, ये सब। और कंजम्पशन गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स क्या है, जिनका की लाइफ स्पैन 3 साल से कम हो, जैसे क्लोथ्स, खाने की चीज़ें। तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। उसके बाद में एक आता है फाइनल कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स का एक और टाइप है ना, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स तो फाइनली बन के रेडी है, अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में जाकर कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाने में या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर हम कहीं आने जाने के लिए यूज़ नहीं करते। हमको शादी में जाना है तो हम ट्रैक्टर पर चले गए, ऐसा नहीं होता। ट्रैक्टर किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर में वर्क करने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ट्रैक्टर क्या है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बोलो, या फिर गुड्स एंड प्रोडक्शन की गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में बोलो। तो इस प्रोसेस में ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है, इसीलिए ट्रैक्टर क्या है, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। आगे के कंसेप्ट्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।